नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं साहिर लुधियानवी की 7 साला सालगिरह का जश्न मनाते हुए आपको उनकी किताब नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी सुना रहा हूँ। इस वक्त मैं देवेंद्र सत्यार्थी के गीतों का इंतखाब गाए जा हिंदुस्तान आपको सुना रहा हूँ। आज की ये 6ठी किस्त गाए जा हिंदुस्तान का आखिरी हिस्सा है। कल से उनके इंतखाब का दूसरा हिस्सा लाल धरती सुनाऊंगा। तो आइए सुनिए नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी की 6ठी किस्त। ख्याल आया कि उठकर डेरे को चल दूं, शायर और तंजनिगार दोनों से छुट्टी पाकर आराम से सो जाऊं, लेकिन इसे चांदनी रात की सहर तराजी समझिए कि मैं वहां जमकर बैठा रहा। हल्की हल्की गुदगुदी की तरह इंदौर का वो लोकगीत मेरे दिलो दिमाग को सहलाने लगा, जिसमें एक गोरी अपने बालन से कहती है, तुम चल दोगे, मैं खिचड़ी पकाऊंगी, रह जाओ तो खीर पकाऊंगी। बालम कहता है, तुम्हारी खिचड़ी चख लूंगा और तुम्हारी खीर खाऊंगा, पर मुझे जाना जरूर है। गोरी कहती है, तुम चल दोगे तो सफेद साड़ी पहनूंगी, रह जाओ तो दक्कन की साड़ी पहनूंगी। बालम जवाब देता है, तुम्हारी सफेद साड़ी को देख लूंगा, तुम्हारी दक्कन की साड़ी का रस ले लूंगा, पर मुझे जाना है जरूर। गोरी कहती है, तुम चल दोगे तो कंबल बिछाऊंगी, रह जाओ तो फूलों की सेज बिछाऊंगी। बालम जवाब देता है, तुम्हारे कंबल पर बैठकर देख लूंगा, तुम्हारी फूलों की सेज का रस ले लूंगा, पर मुझे जाना है जरूर। शायर कह रहा है, मोहब्बत कभी नहीं मरती। तंजनिगार बोला, जिससे आदमी जितनी मोहब्बत करता है उससे उतनी ही नफरत भी करता है। मैं कहता हूं, मोहब्बत से कहीं ज्यादा नफरत ही काम कर रही होती है। सुई घुमाई जा चुकी थी, अब पंजाब से आवाज आ रही थी, पोड़ा खाने को जी चाहता है, और मैंने आटा घोल लिया। पहला पोड़ा तवे पर डालती हूं तो पड़ोसन पूछताछ करती है। दूसरा पोड़ा तवे पर डालती हूं तो सास ताकने लगती है। उसे घुटने तले छुपाती हूं तो घुटना जल गया। पीढ़ी के नीचे छुपाती हूं तो पीढ़ी सास की है। खाट के नीचे छुपाती हूं तो खाट जेठ की है। बखारी के नीचे छुपाती हूं तो चूहे देखते हैं। इसलिए कुएं में जीने पर चढ़ गई तो डंडा तड़क गया। मैं छत पर चढ़ गई तो चीलें मंडलाती हैं। मैं चौबारे में चली गई तो शौहर आ गया। उसके हाथ में ताजी लचीली छड़ियां हैं और वो मुझे पीटता है। सास के मन में चाव है कि बहू को पीट डाला। अरे पराई बेटी मर जाएगी
और तू बर्बाद हो जाएगा। तंजनिगार बोला, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आदमी जिससे जितनी मोहब्बत करता है उससे उतनी ही नफरत भी करता है, बल्कि मोहब्बत से कहीं ज्यादा नफरत ही काम कर रही होती है। शायर बोला, तुम्हारी बात पर गौर कर रहा हूं। तंजनिगार बोला, औरत भी अजीब बला है। अनगिनत सदियों से वो मर्द के हाथों से पिटती रही है, फिर भी वो उसे मोहब्बत किए जाती है। शायर चुप था। उसकी हालत उस मदारी की सी थी जिसे हमेशा खोटा पैसा नसीब होता है। उस वक्त कर्नाटक की आवाज सुनाई देने लगी। सरपरा गांव की किस्मत जागे, सरपरा में बीज बोए जाएं, सरपरा की पहाड़ी सरसब्ज हो जाए और मुझसी औरत का इंसाफ हो जाए। अब तंजनिगार कुछ ना बोला। मैंने फिर सुई घुमाई। ये तमिलनाडु की आवाज थी। चावल है, दाल है, चूल्हा नहीं। यही दिक्कत है। हवा चल रही है, गर्द उड़ती है, किवाड़ नहीं। यही दिक्कत है। बीवी आकर सामने खड़ी है, सारी नहीं। यही दिक्कत है। फकीर आकर दरवाजे पर खड़ा है, देला नहीं। यही दिक्कत है। शायर की हालत उस गिलहरी की सी थी जो जंगल से अखरोट उठा उठा कर अपने सूखे में जमा करती जाए। उसे खुश करने के लिए मैंने गुजरात की आवाज हासिल की। कोई मधुर झनकार करती हुई हम में है घंटियां, हम मंगल गान करती हैं मधुर घंटियां, हम सोते देवता को जगाती हैं घंटियां। तंजनिगार बोला, अब बंद भी करो ये घंटियां, ये सिर्फ देवताओं को जगा सकती हैं। भूखे इंसानों की किस्मत को जगाना इनके बस की बात नहीं। किसी की बीवी को खुदकुशी से रोकने की ताकत इनमें कहां। न ये सरपरा गांव की औरत का इंसाफ कर सकती हैं, न तमिलनाडु की दिक्कतों को दूर कर सकती हैं। बुलबुल का नगमा शायद हमारे 100 गीतों पर भारी था। मालूम होता था कि मेरी रूह से सदियों का बोझ उतर गया। लेकिन शायर बोला, वेरी नाग गोया एक भूरी भैंस है, जुगाली करती हुई भूरी भैंस। उसे मेरी भूख की क्या फिक्र। उसका ध्यान बदलने के लिए मैंने खुद सुई घुमा दी। उड़ीसा की कदीमुन नस्ल सोरा कौम अपना इज्तिमाई नगमा छेड़ रही थी। अरे हल तेरे हाथों को नमस्कार, अरे हल तेरे पैरों को नमस्कार। साल के पेड़ों को सराहता हूं जिससे तुम बनाए गए हो। तुम सदा बलवान रहो, तुम सदा काम के लिए तैयार रहो। न जाने कितनी सदियों से ये गीत गाया जा रहा था। ये गीत जिसमें सोरा जनता ने अपनी रूह तक समो दी। उस वक्त मुझे 2 लड़कियों का ध्यान आया। एक ने गीत लिखाने से तंग आकर कहा था, तुम गीत पर गीत पूछे जा रहे हो, ये क्यों नहीं पूछते कि गेहूं का भाव क्या हो गया। दूसरी ने पत्थर कूटते कूटते कहा था, मेरा नाम है रोटी खाओ पानी पियो। शायर अपना नाम न फल न रोटी बताता। शायद तंजनिगार के पेश नजर उसे गीत ही गीत का लक़ब दिया जा सकता था। टिमटिमाते दिए की तरफ देखते हुए तंजनिगार बोला, तेल के बगैर तो दिया भी नहीं जलता। खाना खाए बगैर शायर न जाने कैसे गीतों में मगन रह सकता है। मैंने एक शराबी की तरह कहा, लो एक घूंट और सही। और मैंने आपके गुलमर्ग की तरफ सुई घुमा दी। अपने आगोश में तुझे झुलाऊंगी, मेरे कान के आवेजे। तुम दिल्ली के शहजादे हो, तुम लाहौर से आए हो,
लाहौर से आए हो, तुम्हारे गले में बादाम की गरियों का हार है, तुम चलते हो तो आवाज आती है, चलते हो तो आवाज आती है, पैरों की उंगलियों के सिरे तो नहीं जल गए। अरे मरकर राख होने वाले, बार बार मेरे यहाँ आओ। अरे पागल मंसूर, मेरे आंगन से मत गुजरो। बैंगन चुराने वाले, तेरे लिए क्या पकाऊं? अंडे का सालन। निकाब तो उलट देती, पर ये दस्तूर नहीं। भूखा शायर हमातन गोश हो गया था। बहुत खूबसूरत नगमा है, तरल जैसे कोई चश्मा गुनगुना रहा हो। सच जानो, इससे तो कुछ ऐसी खुशबू आती है जो ताज़ा कटे हुए देवदार की खुशबू से भी बढ़कर है। मेरा जहन अच्छा खासा रेडियो बन गया था। जरा सुई घुमाई और नगमा बदल गया। शायर की हालत कुछ उस शख्स की सी थी जो महफिल में बैठा हो, मगर फिर भी उसे ये एहसास हो कि उसके गिर्द तन्हाई ने जाल बुन रखा है। मैंने फिर सुई घुमा दी। रेडियो बोल रहा था, ये वेरी नाग है। अभी आप बुलबुल का नगमा सुन रहे थे, अब एक कश्मीरी लोकगीत सुनिए जिसके टीप के मिसरे का मतलब है, कह दो परियों से धान के पोले बांध ले। तंजनिगार ने झट से सुई परे घुमाते हुए कहा, हिंदुस्तान गुलाम का गुलाम है, तारीकी ही तारीकी है, जहालत ही जहालत, भूख ही भूख, लहू लुहान दुनिया की लहू लुहान खबरों से तुम्हारी तबीयत बहुत परेशान रहती है। और तुमने कहा था ना कि जंग से पहले देश में भयानक कहत आने वाला है। हिंदुस्तान के मसाइल भूतों परेतों की तरह मेरे कानों में चीखने लगे। शायर ने चीख कर कहा, लाख जंग जारी रहे, लाख तारीकी हो, जहालत हो, गुलामी हो, नगमा ही हकीकत है, रक्स ही हकीकत है, रंग ही नगमा है, नगमा ही रंग है, घबराओ मत, नगमा ही आज़ादी है, नगमा ही आशा है। मेरा रेडियो बोल रहा था, ये कलकत्ता है। अभी आपने दीपाली खास्तगीर से रविंद्रनाथ टैगोर का गीत सुना। अब जयश्री मौजूमदार से एक बंगाली लोकगीत सुनिए। अरे भाई नाव के मांझी, सुनो मैं बताऊं, मेरे दुख की कथा सुनो। कितने ही आदमी और मवेशी मर गए जेठ महीने के तूफान में। अरे भाई जेठ महीने के तूफान में ताल के पेड़ पर सालक पंछी अंडे से रहा है। ओ भाई अंडे से रहा है। मेरी बहू बाप के घर गई है, उसकी फूफी मर गई। अरे भाई नाव के मांझी, सुनो मैं बताऊं, मेरे दुख की कथा सुनो। शायर और तंजनिगार खामोश थे। वस्ते हिंद के कदीमुन नस्ल गोंडों के ढोल बजने लगे। उनके कर्मा नाच का गीत गूंज उठा। मैंने थाली बेच दी, लोटा बेच दिया और गले का हार भी। इतने पर भी पूरा कर्जा नहीं चुकता। जी घबराता है प्रीतम, इस मंडला जिले में जिंदगी कठिन हो गई। हाय रे। शायर और तंजनिगार बदस्तूर खामोश थे। मैंने कहा, लोकगीतों में देश का सही हकीकी चेहरा नजर आता है। ये देश की अपनी आवाज है, अपनी बीती, हर तरह के तसन्नुं से बेनियाज। साए बढ़ रहे थे, सूरज की आखिरी किरणें भी गायब हो गई। आजाद खिलंडरी नटखट हवा भी सुस्त हो गई।
अब पानी में पांव डाले रखने की जरूरत थी। मेरे धुन के पाताल भील नाच रहे थे, टप टप ठम 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 ठम, एक एक भील के बाद एक भीलनी। दाएं हाथ से दाएं साथी का बाजू थामे और बाएं हाथ से बाएं साथी का रंगभूमि के मरकज में रंगभूमि के मरकज में चौमुखा दिया रोशन था। शायर कह रहा था, ये लोग हकीकी फनकार हैं, इन्हें मुल्कगिरी की परवाह है ना तहरीक आज़ादी की फिक्र। ढोलक कहती है, ये सब मेरे ताल का तमाशा है, यही हकीकत है। पाजेबें कहती हैं, ये सब हमारी झनकार का नशा है। शायर बोला, नए दौर के पेशे नजर नए गीत जन्म ले रहे हैं। ये जंग का जमाना है। पंजाब के गिद्धा नाच में आजकल औरतें नया गीत गाने लगी हैं। आगे राही राह पुछ दे, उन पुछ दे, लड़ाई कित्थे लगी। यानी पहले राही रास्ता पूछते थे, अब वो पूछते हैं जंग कहाँ छिड़ गई। तंजनिगार ने शायर के इस बयान की दाद दी और कहा, तुम ठीक कहते हो। तुमने वो पंजाबी गीत भी तो सुना होगा। सरकारी रेलगाड़ी पुलों के ऊपर से गुजर रही है, माओं के बेटों को वो बंद किए हुए ले जा रही है। ये गीत भी इसी जंग के ज़माने में पैदा हुआ है, जबकि रोज़ रेलगाड़ियों में हज़ारों नए रंगरूट अपनी अपनी छावनियों को जाते दिखाई देते हैं। माँ आखिर माँ है, उसे तो बेटों की जुदाई जहर का घूंट मालूम होती है। इस बेचारगी में वो अपने पीर का आसरा लेती है और उससे दुआ की दरख्वास्त करती है कि उसके लाडले बेटे सही सलामत लौटकर घर आए। मैंने कहा, लेकिन नए गीत कठाली में पिघलते सोने की तरह है। वेरी नाग की वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। मेरे सामने हिंदुस्तान का नक्शा था, किसी देव कामत किसान के हाथ की तरह, किस्मत की अच्छी बुरी लकीरों की तरह। उस पर अनगिनत पगडंडियां फैली हुई थी। जो पगडंडी मुझे वेरी नाग तक ले आई थी, अब गहरे गहरे सायों में चमक रही थी, जैसे ये किसी उतराई हुई लजाई हुई दुल्हन की मांग हो। शायर बोला, तुम्हारे पांव उलझे हुए रास्तों को सुलझा सकते हैं। तंजनिगार कह उठा, लेकिन शायर खुद तुम्हारे ज़हनी रास्ते अब तक उलझे हुए हैं। मैंने कहा, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे शायर, मेरे तंजनिगार, आपस में यूं मत उलझो। लोकगीत जिंदाबाद। आओ मिलकर नारा लगाएं, गाए जा हिंदुस्तान। कल फिर आऊंगा, आपको इसकी 7वीं किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।